हेलो साथियों, आपके लिए आज फिर से हाजिर हैं नागराज सीरीज का प्रथम कॉमिक्स लेकर। राज कॉमिक्स विशेषांक है ये नागराज। आइए पढ़ते हैं। नागराज आतंकवादी गिरोह की तबाही का देवता। संसार में फैले आतंकवादी संगठनों के नेताओं को प्रोफेसर नागमणि ने गोपनीय निमंत्रण भेजा। बरसों से नागमणि का संपर्क इन लोगों से बना हुआ था। प्रोफेसर द्वारा उन्हें महत्वपूर्ण सूचनाएं मिला करती थी, लेकिन इस बार कोई विशेष बात थी। प्रोफेसर ने उन्हें सूचना दी थी कि वह आतंकवादी गिरोह के लिए सबसे खतरनाक हथियार बनाने में कामयाब हो गया है और अब अपने इस हथियार को किराए पर चलाना चाहता है। उसने इस हथियार का नाम रखा था नागराज। नागराज नागराज। रंगून की एक आलीशान इमारत में विभिन्न देशों से आए आतंकवादी नेता एकत्रित हो रहे थे। यहाँ का मौसम खासा गर्म है। कनाडा और बर्मा की भौगोलिक स्थिति बहुत भिन्न है। अगर नागराज हमारे मतलब का हथियार होती तो हम मिडिल ईस्ट को हिलाकर रख देती। अटेंशन प्लीज, आप सभी अतिथियों से अनुरोध है कि आप सेंट्रल हॉल में पहुंचकर अपनी अपनी सीटें ग्रहण करें। सब लोग इमारत के हॉल की ओर बढ़ने लगे। शायद वे अपने हथियार की बोली लगवाना चाहता है। इमारत के सेंट्रल हॉल में दोस्तों, नागराज के निर्माण में मैंने अपनी जिंदगी के 20 बहुमूल्य वर्ष गंवाए हैं। एक नवजात शिशु पर मैंने अपना प्रयोग शुरू किया था और आज उसकी 21वीं वर्षगांठ है। उसके भीतर जो थोड़ी बहुत कमजोरियां हैं वो अगले कुछ वर्षों में समाप्त हो जाएंगी, लेकिन वह इस समय आपके लिए संपूर्ण हथियार बन चुका है। ओए, क्या वह कोई कंप्यूटर होती? हम उसका प्रदर्शन देखना चाहते हैं। जब तक हम उस हथियार के उद्धार नहीं देख लेते कैसे यकीन करें? उसी के लिए तो आप सबको बुलाया है। आप उसकी उपयोगिता का अनुमान स्वयं लगा सकते हैं। वह कंप्यूटर नहीं, परंतु इंसान होते हुए भी कंप्यूटर से तेज कार्य करने की क्षमता रखता है। आश्चर्यजनक, एक इंसान कंप्यूटर को मात कर दे। हो सकता है यह है गप हो। नागराज अभी सामने के मंच पर प्रकट होगा, जहां आप उसकी क्षमता और ताकत का प्रदर्शन देख सकेंगे। नागराज मंच पर प्रकट हो गया। सभी मेहमानों को नागराज का अभिवादन। आप लोग दुनिया में खतरनाक आतंकवादी संगठनों के सरगना हैं। आप सभी किसी न किसी फन में महारत हासिल किए हुए हैं। आप में से 4 ऐसे व्यक्ति मंच पर आ जाएं जिनका निशाना हो अचूक। हाल में 4 व्यक्ति उठकर मंच पर आ गए। सबसे पहले आप लोग अपना परिचय दें। वे अपना परिचय देने लगे। मुझे जानी कहते हैं। मैं टेक्सास का सबसे खतरनाक गनमैन हूँ, जिसकी कोई भी गोली आज तक खाली नहीं गई। मुझे यूसुफ बिन अली खान कहते हैं। मिडिल ईस्ट में मुझे मौत का सौदागर कहा जाता है। अगर आप कहें कि उड़ती चिड़िया की आंख पर गोली मारनी है तो गोली आंख पर ही लगेगी। और मैं डॉन हूँ, डॉन, यूरोप का सबसे खतरनाक गन मास्टर। आओ, मैं हूँ हुड। पश्चिम जर्मनी में मुझे निशाने का रॉबिन हुड कहा जाता है। आप लोग शपथ लें कि अपनी गोली से नागराज को खत्म करके ही नीचे उतरेंगे। हम सब खशम खाता है। मैं इस घड़ी में अलार्म भर रहा हूं। 1 मिनट के अंदर अंदर अलार्म बजेगा और अलार्म बजते ही आप अपनी गन निकालकर नागराज पर फायर कर सकते हैं। 1 मिनट बाद टेन 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 टेन, आ उफ आ शू शू शू। ये क्या? इनकी गन वाले हाथ पर सांपों का हमला। क्या हुआ? उन्हें क्या हो गया? अरे, सांप उनकी कलाइयों पर मैंने सांप देखे थे, लेकिन सांप अब कहाँ है? क्या चारों मर खाए। नागराज, उन्हें जीवन दान दो। चारों को नागराज के जहरीले सांपों ने चारों को डस लिया था। नागराज उनका जहर खींचकर उन्हें जीवित करने में सक्षम था। नागराज ने उनका उंगली पेन से खून और जहर चूसकर उन्हें जिंदा कर दिया। शीघ्र ही आप चारों ने क्या देखा? मैं कुछ देख नहीं पाया। वैसे
ही जैसे ही रिवॉल्वर मेरे हाथ में आया, मैंने कलाई पर एक शव को लिफ्ट देखा जो ढंक मारते ही न जाने कहाँ गायब हो गया। आओ यही हमारे शर्ट भी हुआ। चारों वापस अपनी सीटों पर जाकर बैठ गए। अब मैं किसी फाइटर को तलब करता हूँ जो जिस विद्या का फाइटर होगा, नागराज उसी फन का प्रदर्शन करेगा। मैं मार्शल आर्ट का महारथी हूँ। आई एम ए कुंग फू मैन। मार्शल आर्ट के दोनों योद्धा मंच पर आ गए। और कोई है इस आर्ट का महारथी? नागराज, तुम दोनों को अकेला प्रतिद्वंदी होगा, इसे खत्म कर दो। और फिर साए पड़ी एक कुंफू की लात, ठाक ठाक। और लात जब पड़ी तो नागराज बच के निकल लिया, और जब एक ठाक पड़ा जूडो का तो उसका भी रिएक्शन में एक ठाक पड़ा नागराज का। नागराज ने मारी फुंकार, फुस फुस। यह स्नैक हैंड है, मैं इसके सामने पहले दर्जे के बालक की तरह लड़ रहा हूं। तुम लोगों को कैसा लगा? हम अपनी पराजय स्वीकार करके नागराज के सामने नतमस्तक हैं। अब देखो नागराज किस तरह दीवार पर चढ़ता हुआ हाल की छत से गुजरेगा। ओह आश्चर्य, यह बिल्कुल सांप की तरह दीवार पर चल रहा है। ओह कितनी तेजी से और बिना किसी आहट के छत पर रेंगता चला जा रहा है। आओ, यह बेमिसाल हथियार है। दोस्तों, नागराज हाल के दरवाजे पर उतर चुका है। अब ये जंगल के शिकारी के अंदाज में वापस मंच पर आएगा। शू 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 और बना दी नागराज ने सांपों की रस्सी। कमाल है, सांपों की रस्सी बनी है और नागराज उस पर झूलता हुआ। आओ माय गॉड। नहीं, क्या तुम लोग नागराज की कोई और परीक्षा लेना चाहते हो? नहीं, हम इस प्रदर्शन से संतुष्ट। प्रोफेसर नागवाणी, आपने शानदार हथियार का निर्माण किया है। इसके अलावा भी नागराज की बहुत सी विशेषताएं हैं जो समय आने पर आपको मालूम हो जाएंगी। गोलियों से छलनी होने पर नागराज खुद ही उन्हें निकालकर अपने मार्ग पर चलता बनेगा और उसके शरीर से एक बूंद भी खून नहीं टपकेगा। इसके शरीर के रक्ताणु आम इंसानों की तरह नहीं है। इनकी प्रक्रिया बड़ी तेज और सुरक्षित है। नागराज के जिस्म पर जख्म होते ही उनका काम मशीनी अंदाज में शुरू होता है। पहले ये रक्ताणु अंदर पहुंच चुके हानिकारक पदार्थ को बाहर निकालकर फेंक देते हैं और फिर किसी माहिर सर्जन की तरह जख्म को बंद कर देते हैं। यह क्रिया बड़ी तेजी से होती है और इस बीच उनका कोई दूसरा दल घाव से रक्तस्राव रोके रहता है। और यह हथियार दुनिया के आतंकवादी गिरोह के लिए तैयार किया गया है। आने वाले 5 सालों में इसका कोर्स स्वतः पूरा हो जाएगा और 5 साल बाद नागराज दीवारों से आर पार होने का कमाल हासिल कर लेगा। किसी दूर की वस्तु को इच्छा शक्ति से स्पर्श किए बिना उठा लेगा। और गप ही लगती है ये बात तो। मुझे इसकी आसाम में तोड़फोड़ के लिए तुरंत जरूरत है। अब नागराज की बोली रहेगी। सबसे ऊंची बोली को नागराज को भाड़े पर लेने का रेट तय समझा जाएगा और ऊंची बोली बोलने वाले को नागराज के प्रयोग के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। बोली शुरू की जाए और मैं इसी जगह बैठे बैठे दुनिया का सबसे धनवान और ताकतवर इंसान बन जाऊंगा। $5,000 और 10,000 $50,000 डॉलर। अंतिम बोली $1,00,000। तो नागराज के एक मिशन की कीमत $1,00,000 निश्चित की जाती है। मिस्टर बुलडॉग की बोली सबसे ऊंची है, इसलिए उन्हें नागराज का प्रयोग करने का अधिकार दिया जाता है। और मिस्टर बुलडॉग के सम्मान में हम आज देंगे एक पार्टी। शाम को पार्टी में मिस्टर बुलडॉग, बधाई हो। क्या आपने हिंदुस्तान में तोड़फोड़ के लिए कोई बहुत बड़ा ठेका तो नहीं ले लिया है? ये तो सौदा है भाई, मैं उससे 1 करोड़ का डाका भी डलवा सकता हूँ। फिर तो तुम्हारी निगाह में जरूर कोई बहुत बड़ा खजाना है। अपना अपना कारोबार है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम अगले माह की बुकिंग कर लें। आतंकवादी गिरोह के सरदारों का यह सम्मेलन समाप्त हो गया और बुलडॉग नागराज को लेकर चल पड़ा और हेलीकॉप्टर से निकल जाते हैं दोनों। नागराज, तुम्हें कबीले वालों के मंदिर से एक प्राचीन मूर्ति चोरी करनी है। वह मूर्ति बहुत प्राचीन है, सभी कबीले वाले उसकी पूजा करते हैं और वह 1 करोड़ रुपए मूल्य की है। मूर्ति तो कोई भी चोर चोरी कर सकता है। तभी हेडक्वार्टर आ गया है। बाकी बातें नीचे होंगी। नागराज,
देवी की मूर्ति चोरी करना बहुत आसान होता तो कभी की वह मूर्ति चोरी कर ली जाती। मुश्किल क्या है? कबीले के मंदिर में रखी वह मूर्ति पौराणिक है और कबीले के लोग उस मूर्ति के लिए प्राणों का भी बलिदान कर देते हैं। मैं मूर्ति को आसानी से चुरा लाऊंगा। लेकिन फिर भी देवी की मूर्ति चोरी करना इतना सरल नहीं है, क्योंकि उसकी रक्षा मंदिर में रहने वाले सैकड़ों नाग करते हैं। नाग वैसे तो किसी को कुछ नहीं कहते, लेकिन जब कोई मंदिर में बुरी नीयत से जाता है तो उसे डस लेते हैं। यह तो बड़ा विचित्र मामला है। हमारे 5 आदमी तो मारे ही जा चुके हैं। मैं मूर्ति चुरा लाऊंगा। उस मूर्ति की सुरक्षा का क्या प्रबंध है? उस मूर्ति की सुरक्षा एक सन्यासी भी करता है। लोग उसे महात्मा गोरखनाथ के नाम से जानते हैं। वह सन्यासी आसाम के जंगलों में कहीं रहता है, लेकिन उसका निवास किसी को मालूम नहीं है। वह सफेद बालों वाला शक्तिशाली इंसान है। वह भी मुझे रोक नहीं सकेगा। वह एक चमत्कारिक इंसान है। लोग कहते हैं कि उसकी आयु 200 वर्ष है। सभी कबीले वाले उसकी बात मानते हैं। मैं उसका भी खेल खत्म कर दूंगा। नागराज ने मिशन पर रवाना होने की पूरी तैयारी कर ली थी। क्या तुम किसी को साथ लेकर जाना चाहोगे? नहीं, बस राका मुझे जंगल की सीमा तक छोड़ दे। मैं तुम्हें पुल के पास छोड़ दूंगा। वापसी में जीप वहीं मिल जाएगी। और राका उसे नागराज को छोड़ देता है। पुल पार करके नागराज बस्ती में पहुंचा। बस्ती में इंसानों का पहरा भी है। इसे गुजर जाने दूं। जागते रहो। मंदिर के पार्श्व भाग में बड़ी खतरनाक पहाड़ी पर खड़ी है इसकी पिछली दीवार। नागराज खुरदरी दीवार पर आसानी से चढ़ गया और फिर शीघ्र ही नागराज नाग रस्सी का प्रयोग करता हुआ मंदिर के गुंबद पर पहुंच गया। शू 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 और फिर नीचे उतरता है नाग रस्सी का प्रयोग करके। अब चलूं नीचे मंदिर के अंदरूनी प्रांगण में। नीचे पहुंचने पर बाहर के कपाट बंद हैं और मैं अंदर आ गया। अब यह दरवाजा नागराज का दाया हाथ। नागानंद, तुम जाकर पता लगाओ कि इसे अंदर से कैसे खोला जाता है। ओह, दरवाजा खुल रहा है। मेरे शागिर्द ने अपना कमाल दिखा दिया। बड़ा अलौकिक प्रकाश है यहाँ तो। और देवता की मूर्ति तो चमत्कृत हो चुकी, आलोकित हो चुकी हो उठी। तभी फुस 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 और सांपों ने अटैक कर दिया। अरे नादानो, मुझ पर जहर उगर रहे हो? जरा ठहरो, अभी चखाता हूं तुम्हें मजा। नागराज के शरीर पर डसने वाला सांप पानी बनकर पिघल जाता था। देख लो नागराज पर जहर उगरने का अंजाम। बचे हुए नागराज की जहरीली फुनकारों से धाराशायी हो गए। फू फू और फिर नागराज मूर्ति की तरफ लपका। लेकिन तभी फुस फुस एक भयानक सर्प सामने आ गया। फुस फुस। यह मुकाबला जोरदार रहेगा। मेरी जहरीली फुंकार का इस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। इसका मतलब यह किसी विशेष दर्जे का नाग है। साएं। और सांप ने मारा उसे डंक। फुस। नागराज ने भी उस पर जो है डंक मारा। फुस फुस। एक सांप तो मर गया। गुप। एक सांप वो भी नीचे गिर गया। उफ, काफी खतरनाक बला थी। सचमुच इस मूर्ति को चुराना आसान काम नहीं है, लेकिन अब यह मूर्ति मेरे हाथों में है। अब यहां से निकल चलना चाहिए। मूर्ति को लेकर नागराज निकल पड़ा और फिर शू शू। गश्त करते चौकीदार ने मंदिर के गुंबद पर प्रकाश देखा तो वह कौन है मंदिर के गुंबद पर? बस्ती में शंख और तुरही बज उठे जो खतरे का संकेत था। टू टूहू टूहू टूहू। ओह, खतरा। मुझे इस बस्ती से तुरंत निकल जाना चाहिए। वह भाग रहा है, पकड़ लो, घेर लो, आगे न जाने पाए। कबीलों को खबर कर दो, चारों तरफ से घेर डालो। शक शक शक। जिप। तीर भालों की बौछार चल पड़ी है। शू शू। नागराज ने भी सांपों की बरसात कर दी। सांप। चारों तरफ से घेर डाला जा रहा है। मशालें ही मशालें और नागराज को घेर रहे हैं। ठाक टुशिंग। साएं। मुझे इन ऊंचे वृक्षों का सहारा लेकर उनके सिरों के ऊपर से गुजर जाना चाहिए। और नागराज नाग रस्सी की मदद से शू 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 पेड़ों के ऊपर झूलते हुए निकलते। अरे कहाँ गया वो देखो उस पहाड़ी पर है। कमबख्त, पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं। क्यों ना इन पर बड़े बड़े पत्थरों को लुढ़का दूं। और नागराज ने उन लोगों को जो पीछे चढ़ रहे थे उनके ऊपर पहाड़ी पर से पत्थर लुढ़का दिए। अब तीर भालों से कुछ नहीं होने वाला। शीघ्र ही नागराज पुल पर पहुंच गया जहां पर जीप खड़ी थी। वह जीप में सवार हो गया। कुछ ही आगे बढ़ने पर ओह, सड़क पर पेड़ गिरा पड़ा है।
गाड़ी आगे नहीं निकल सकती। इस पेड़ को सड़क से हटा दूं, ऐसे ऐसे पेड़ों को तो मैं उखाड़ कर फेंक सकता हूँ। पूरी ताकत लगाने के बाद भी पेड़ टस से मस नहीं हुआ। कोशिश करो, शायद तुम इसे हटाने में सफल हो जाओ। जब तक इस पेड़ की शाख पर मेरा पांव है, जमा हुआ है, तुम इसे उठा नहीं सकते। यह तो कोई सन्यासी है सफेद बालों वाला। यह पेड़ क्या तुमने गिराया है? हाँ, मैंने गिराया है और मैं ही इसे हटा सकता हूँ केवल। मुझे वह मूर्ति चाहिए। तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे मूर्ति चाहिए? ओह, तो यह बात है। मेरे रास्ता रोकने का अर्थ जानते हो? तुम जैसे इंसान का कोई रास्ता नहीं हुआ करता। तुम भटके हुए इंसान हो। कहीं ये बाबा गोरखनाथ तो नहीं? तुम सही सोच रहे हो बालक, मैं ही गोरखनाथ हूँ। यह मूर्ति वापस मंदिर में जाएगी। मैं तुम जैसे साधु संतों की हत्या नहीं करता, इसलिए बेहतर है कि इस पेड़ को हटा दो और मुझे जाने दो। लो, मैं तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर देता हूँ। और बाबा गोरखनाथ ने उस पेड़ को हटा दिया। पेड़ हट गया। अब मूर्ति मेरे हवाले कर दो और फिर तुम जा सकते हो। ये तुमने मेरा कहना माना तो फिर मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा और फिर तुम्हें दिया जाएगा दंड। देखता हूँ तुम मुझसे मूर्ति कैसे हासिल करते हो। मैं जा रहा हूँ। लेकिन तभी ओह, मेरे गले में फंदा। नागराज के गले में फंदा डाल दिया गोरखनाथ जी ने और फिर नागराज ने भी सांपों की बौछार कर दी। शू 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 शू। मेरे सारे नाग वापस पलट रहे हैं। उसके कंधे पर काला नेवला बैठा हुआ है। काला नेवला शिकांगी। शिकांगी, वह रस्सी तोड़कर फरार होना चाहता है और शिकांगी ने उस पर हमला कर दिया। फुस, उस पर विषफुंकार मारता है नागराज और उस पर तो, लेकिन शिकांगी पर तो कोई असर नहीं होता। शिवांगी नेवले का धारक बहुत बड़ा जादूगर होता है। मैं उसकी असीमित शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे भाग जाना चाहिए। नागराज भागने की सोचता है। शिकांगी नागराज की चारों तरफ घूमने लगता है। ओह, इसने मेरे चारों तरफ जादुई लकीर खींच दी है। लेकिन नेवले ने उसकी तरफ उसे कैद कर लिया। तभी ठाक एक डंडा पड़ा नागराज की। भटके हुए लोगों को सही मार्ग दिखाना उनके लिए सबसे बड़ा दंड होता है और नागराज को उठाकर ले चला। अगर यही इंसान अपनी शक्ति का प्रयोग मानव जाति की रक्षा के लिए करे तो लोग इसकी पूजा करेंगे। महात्मा गोरखनाथ ने वशीकरण विद्या द्वारा नागराज की दिमागी हालत जानने शुरू कर दिए। नागराज, तुम नागमणि जैसे शैतान के गुलाम हो। उसने तुम्हें बनाया है। इसका मतलब तुम्हारी अपनी कोई स्वतंत्र हस्ती नहीं है। सबसे पहले मुझे ये जानना होगा कि तुम्हारा निर्माण कैसे हुआ। तुम्हारे मस्तिष्क के चित्र अब मेरे मस्तिष्क में उजागर होंगे। नागमणि इच्छाधारी सांप पकड़ना चाहता था। वह सांपों का विशेषज्ञ था और सांप पकड़ने के लिए जंगलों में भ्रमण करता था। एक दिन वह जब जंगल में पहुंचा, यह तो किसी नाग देवता का पुराना मंदिर मालूम पड़ता है। नागमणि को किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दे गई। वह मंदिर में दाखिल हुआ। अरे बच्चा, ओह कितना प्यारा बच्चा है। मैं इसे पालूंगा। और फिर जैसे ही नागमणि ने बच्चे को गोद में लिया, एक नाग फुफकारता हुआ उसके मार्ग में आ खड़ा हुआ। यह तो इच्छाधारी नाग है। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। और तभी इच्छाधारी ने इंसानी रूप धारण कर लिया। मेरे दर्शन बहुत मुश्किल से प्राप्त होते हैं ए इंसान। तू जो भी है, तू मेरी बात गौर से सुन। एक लड़की मेरी पुजारिन थी। किसी ने उसके साथ अत्याचार किया और परिणाम स्वरूप यह बालक पैदा हुआ है। मरने से पहले उसने इस बच्चे को मेरी शरण में छोड़ दिया। तब से यह बच्चा इसी जगह पर है। मुझे इस बच्चे के संरक्षक की जरूरत थी जो इसे पाल पोस कर जवान कर सके और अपनी माँ के साथ हुए अन्याय का बदला लेने के काबिल बना सके। मुझ पर विश्वास करो, मैं इसे वैसा ही बना दूंगा जैसा तुम चाहते हो। मैं इस बच्चे को पराक्रमी व बलवान देखना चाहता हूँ। आज से 20 वर्ष बाद तुम इस जगह आना। मैं तुम्हें मृत अवस्था में मिलूंगा। तुम मेरे कंठ से विष की थैली निकाल लेना और मेरे शरीर का भस्म बनाकर इस बच्चे को खिला देना। इसमें एक दिन मेरी जैसी योग्यताएं स्वतः पैदा हो जाएंगी। और फिर वह सांप के रूप में परिवर्तित हो गया। परंतु याद रहे, मेरी भस्म बनाकर खिलाने से पहले इस बच्चों को 1000 जहरीले सांपों से डसवाना होगा। हल्के जहर से तुम इस पर प्रयोग शुरू करोगे। यह कह के वो चला गया। और सबसे अंत में तुम मेरे कंठ से निकली जहर की थैली से इसके शरीर में मालिश करोगे। थोड़ा सा जहर इसकी जीवा से स्पर्श कराओगे। ये काम और कर देना और तब यह बन जाएगा नागराज। सांपों की कोई भी नस्ल इसे पराजित नहीं कर सकेगी। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। और नागमणि ने उस बच्चे पर प्रयोग करने शुरू कर दिए। स्नैक मैन, यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा आविष्कार होगा। जिस तरह राजा विष कन्या बनाते थे, मैं इसी तरह से विष नर बनाऊंगा जिसके 1000 सांप गुलाम होंगे। और सांप का जहर जो है इंजेक्शन में भर के उसने बच्चे के अंदर इंजेक्ट करना शुरू कर दिया।
इसमें गिरफ्त की क्षमता पैदा होती जा रही है, धीरे धीरे इसकी क्षमता बढ़ती जाएगी। अब वह वक्त आ गया है जब इच्छाधारी की भस्म इसे खिलाई जाए। नागराज जवान हो गया है। ओह अभूतपूर्व, इसके जिस्म की रंगत तो बदलने लगी। नागराज की जो शरीर है वो सांप जैसा हो गया। कुछ दिन बाद यह एक खौफनाक नाग की तरह नजर आ रहा है। इसका चेहरा इंसानों की तरह है। मैं सफल हो गया। नागराज पर अब मेरा अंतिम प्रयोग बाकी है। नागराज के जिस्म पर इच्छाधारी सांप के जहर की मालिश की गई, लेकिन मुझे इसके ब्रेन पर कंट्रोल करना होगा। अब कुछ वर्षों बाद इससे मैं इच्छाधारी सांप के सब गुण आ जाएंगे। अब वो क्या करता है, उसके मस्तिष्क में एक कैप्सूल फिट करता है। अब इसकी अपनी कोई इच्छा नहीं होगी, जो मैं सोचूंगा वही इसकी सोच होगी। नागराज, तुम मेरे गुलाम हो। तुम एक ऐसी मशीन हो जो मेरे लिए काम करेगी। हाँ, मैं आपका गुलाम हूँ। 1000 सांप तुम्हारे रक्त में अदृश्य हो चुके हैं। जब तुम उन्हें जगाओगे तो वह तुम्हारे हाथों में जिंदा होकर बाहर निकल आएंगे, और एक दिन तुम में स्वतः अदृश्य होने की शक्ति उत्पन्न होगी। तब तुम इच्छाधारी सांप की संपूर्ण योग्यताएं प्राप्त कर सकोगे। इस तरह गोरखनाथ ने नागराज की उत्पत्ति की पूरी कहानी जान ली। नागमणि इसे अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग कर रहा है। इसके मस्तिष्क का कैप्सूल निकाल दो। और गोरखनाथ ने योग विद्याओं का प्रयोग करते हुए उसके मस्तिष्क का ऑपरेशन किया और कैप्सूल नष्ट कर दिया। यह है वह कैप्सूल। जब नागराज को होश आया, अब तुम ठीक तो हो? तुम कैसे महसूस कर रहे हो? बहुत बहुत तरोताजा, जैसे कोई 20 वर्षों का बोझ हट गया हो। क्या तुम आतंकवादी गिरोह के लिए अब भी काम करोगे? क्या तुम अब भी नागमणि के गुलाम हो? मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। वह सारे दृश्य मुझे याद आ रहे हैं। मुझसे कितने भयंकर अपराध करवाए जाने वाले थे, लेकिन असली जंग अब से शुरू होगी। मैं दुनिया में से आतंकवादी ग्रोह का सफाया कर दूंगा। मैं इन ग्रोह के सरदारों को पहचानता हूँ। ये लोग अब अधिक दिनों तक धरती पर नहीं रह सकेंगे। इसे सजा मिल गई। यह सही रास्ते पर आ गया। आपकी चमत्कारी शिकांगी नेवले ने मुझे घेर लिया था। अगर ये देवता तुल्य नेवला आपके पास ना होता तो मैं आपके काबू में नहीं आता। काला नेवला शिकांगी नस्ल का होता है, जिसके दर्शन भी दुर्लभ होते हैं। यह नेवला वशीकरण शक्ति का स्वामी मान जाता है। यह अपने आप में बहुत बड़ी जादू शक्ति है। जंगली लोग इसकी पूजा करते हैं और जादूगर अपनी कला के लिए इसकी साधना करते हैं। यह नेवला गोरखनाथ ने बड़ी साधना से प्राप्त किया था, और जब से शिकांगी इसके पास आया था वह रसमी शक्तियों का स्वामी बन गया था। मुझे शिकांगी ने ही इस बात की सूचना दी थी कि तुम मूर्ति चुरा कर भाग रहे हो, और किस रास्ते से भाग रहे हो ये भी बताया। शिकांगी की कृपा से ही तुम आज़ाद हो गए। मैं आपको कभी नहीं बुलाऊंगा, बोला नागराज। आप सचमुच देवता हैं। ना जाने मुझसे कितने अपराध होते, और ना जाने कब तक मैं नागमणि की गुलामी करता रहता। गोरखनाथ कहते हैं, और जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता पड़े तुम मुझे याद कर लेना। तुम मुझे अपने मस्तिष्क में खड़ा पाओगे। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। नागराज का नया जन्म हो चुका था। उसे बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद प्राप्त था, और आतंकवादी ग्रोह के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ था वह। अब देखना यह है कि उसका निशाना सबसे पहले कौन बनता है। उधर गोरखनाथ ने मूर्ति को यथास्थान उसी मंदिर में स्थापित कर दिया था। मूर्ति तत्काल लौट आने से सांप्रदायिक हिंसा रुक गई, और कबीलों में गोरखनाथ की जय जयकार होने लगी। नागराज अपने सफर पर निकल पड़ा। समाप्त। इस तरह से शुरुआत होती है नागराज की। नागराज कैसे बना इसकी। और साथियों, आपको ये नागराज का प्रथम जो कॉमिक्स कैसा लगा कमेंट करके बताइए। हमारे शेयर को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।